आप सभी का स्वागत है आपका अपना क्लास मैजिकल क्लास 2.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो इसका फर्स्ट पार्ट कवर कराया जा चुका है, यानी कि जो उदारवादी चरण है, नरमपंथी विचारधारा, इनके बारे में डिटेल से पढ़ाया जा चुका है। आप लोग जाके आधुनिक भारत के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी विचारधारा 1905 से 1919 ईस्वी तक, और इसके नेक्स्ट पार्ट में गांधीवादी चरण को कवर करेंगे। तो चलिए मेरा टाइम वेस्ट किए हुए अपने क्लास को शुरू करते हैं। उदारवादी चरण यानी कि गर्मपंथी विचारधारा, इनमें जो भी नेता हुए वे सभी गर्मपंथी नेता कहलाए। तो इनका समय काल 1905 से 1919 ईस्वी तक माना जाता है। तो भारतीय इतिहास में 1905 से 1919 तक के चरण को उग्रवादी चरण के नाम से जाना जाता है, यानी कि 1905 से 1919 ईस्वी तक गर्मपंथी विचारधारा के नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी द्वारा किए गए प्रयासों से जब कुछ ठोस लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तब भारतीय जनमानस में असंतोष में वृद्धि हुई। जो इससे पहले उदारवादी चरण के नेता थे, इनके प्रयासों से जब कुछ लाभ प्राप्त नहीं हुआ, तो जो वहाँ के जनमानस थे यानी कि जनता, इनमें असंतोष में वृद्धि हुई। भारतीय जनमानस के बढ़ते इस असंतोष ने गर्मपंथी विचारधारा को जन्म दिया। भारतीय में बढ़ते असंतोष के कारण ही गर्मपंथी विचारधारा का जन्म हुआ था। 19वीं शताब्दी के अंत में उदारवादी राजनीति की आलोचना होने लगी थी। हमने इसके बारे में पीछे डिटेल में पढ़ा है कि उदारवादी चरण की आलोचना क्यों होने लगी, और इसी के साथ राजनीति में उग्रवादी चरण का उद्भव हुआ। उग्रवादी नेता का मानना था कि कांग्रेस की आवेदन निवेदन की नीति से कुछ हासिल नहीं होने वाला है। जो उदारवादी नेता थे यह आवेदन निवेदन का प्रस्ताव रखते थे, परंतु जो उग्रवादी नेता थे यह कांग्रेस के आवेदन निवेदन की नीति को बर्खास्त कर दिया। उन्होंने कहा इससे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। जो नरमपंथी के नेता थे यह 3 विधि को अपनाए थे, जिसे 3P के रूप में जाना जाता है। पहला है प्रे यानी कि प्रार्थना, दूसरा पिटीशन यानी कि याचिका, तीसरा प्रोटेस्ट यानी कि विरोध। इन्हें 3P के रूप में जाना जाता है, प्रार्थना, याचिका और विरोध। उग्रवादी चरण को गर्मपंथी विचारधारा क्यों कहा गया? ठीक है ना, जो उग्रवादी चरण है इसे गर्मपंथी विचारधारा क्यों कहा गया? तो उग्रवादी नेता को उदारवादी नेताओं की तरह शांतिपूर्ण तरीके जैसे प्रार्थना याचिका में विश्वास नहीं था। ठीक है ना, जिस तरह उदारवादी नेता शांति तरीके से प्रार्थना याचिका कर रहे थे, तो इन्हें इसमें विश्वास नहीं था। उनका कहना था कि हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से रखेंगे। यह कहते थे कि पहले तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को रखेंगे, पर अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम सक्रिय आंदोलन करेंगे। ठीक है ना, यह कहते हैं पहले तो हम शांतिपूर्ण तरीके से अपने मांगों को रखेंगे, यदि सरकार नहीं माने तो सक्रिय आंदोलन करेंगे। उग्रवादी नेताओं का विरोध जताने के तरीके अलग थे। जो इनका तरीका था यह उदारवादी चरण से अलग था। तो उग्रवादी नेताओं का विरोध जताने के तरीके अलग थे, जैसे कि जुलूस, हड़ताल, बहिष्कार, विरोध प्रदर्शन, परंतु यह हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। यह इस प्रकार तो अपना विरोध जताते थे, परंतु यह भी हिंसा पर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उग्रवादी नेता अत्यधिक शीघ्र परिणाम चाहते थे। यह हिंसा पर तो विश्वास नहीं करते थे, परंतु जो भी परिणाम होते थे यह शीघ्र ही चाहते थे।
उग्रवादी चरण के उदय के कारण। पहला है राजनीतिक कारण। जो भी राजनीतिक कारण है इसके बारे में देख लेते हैं। अंग्रेज सरकार द्वारा कांग्रेस की मांगों को अस्वीकार करना। जो भी यह मांग अपनी रख रहे थे इन सभी को अस्वीकार करना, जिससे भारत में असंतोष की भावना बढ़ी, जिससे उग्रवादी चरण का उदय हुआ। दूसरा, अंग्रेज सरकार की भारतीयों के प्रति शोषणकारी नीतियाँ। जो भारतीय थे इनके प्रति शोषणकारी नीतियाँ, इससे भी भारतीयों में असंतोष की भावना बढ़ी। तो ये सभी इनके राजनीतिक कारण थे। अब देख लेते हैं आर्थिक कारण। ब्रिटिश सरकार का भारतीय वस्तु पर अत्यधिक कर लगाना। जो भारत की वस्तु थी इस पर अत्यधिक कर लगाया जाता था, वही जो विदेश की वस्तु थी इन पर कम कर लगाया जाता था, जिस कारण बाजार में भारतीय वस्तु का बिक्री कम हो गया, क्योंकि इन पर तो अत्यधिक कर लगता था, जिस कारण वह ज़्यादा महंगे होते थे। जो विदेश की वस्तु थे इन पर कम कर लगता था, जिस कारण वह सस्ते होते थे। ठीक है ना। दूसरा, पक्षपात पूर्ण नीतियाँ, यानी कि एकदम से भारतीयों के विरुद्ध नीतियाँ। तीसरा, महामारी व अकाल का प्रकोप। ये सभी इनके आर्थिक कारण थे। सामाजिक कारण। सामाजिक कारण को भी देख लेते हैं। भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार। जो अंग्रेज नेता थे यह भारतीयों के विरुद्ध बहुत ही अभद्र व्यवहार करते थे, या भारतीयों को नीच जाति का समझते थे और अपने को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। दूसरा, अंग्रेजी सरकार का भारतीयों के प्रति भेदभावपूर्ण कानून। जो कानून थे यह भी भारतीयों के विरुद्ध ही थे। तीसरा, पश्चिमी सभ्यता को भारतीयों पर जबरदस्ती लागू करना, यानी कि जो भी पश्चिमी सभ्यता थी इन पर भारतीयों को जबरदस्ती थोपा जाना। ये सभी इनके सामाजिक कारण थे। तो चलिए देख लेते हैं उग्रवादी यानी कि गर्मपंथी नेता। कौन कौन गर्मपंथी नेता थे? तो बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। तो प्रमुख चार ही उग्रवादी चरण के नेता हैं। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष। प्रथम तीन को सम्मिलित रूप से लाल बाल पाल कहा जाता है। ठीक है ना। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, इन तीनों को लाल बाल और पाल कहा जाता है। और चौथा अरविंद घोष। तो यही चारों गर्मपंथी प्रमुख नेता हुए। चलिए इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक का जन्म 23 जुलाई 1856 ईस्वी को रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। ठीक है ना। इनका जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक को बाल लोकमान्य उपनाम से जाना आता है। बाल गंगाधर तिलक को बाल और लोकमान्य उपनाम से भी जाना आता है। बाल गंगाधर तिलक ने 2 समाचार पत्र, इन्होंने मराठी में केसरी और अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया है। मराठी भाषा में इन्होंने केसरी का प्रकाशन किया है, वही अंग्रेजी भाषा में इन्होंने मराठा का प्रकाशन किया है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इन्होंने मराठी में केसरी का प्रकाशन किया, वही अंग्रेजी में मराठा का प्रकाशन किया। इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी महोत्सव का आयोजन प्रारंभ किया था। इन्होंने 1893 में गणपति महोत्सव आयोजन प्रारंभ किए। इसके बाद 1895 में इन्होंने ही शिवाजी महोत्सव आयोजन भी प्रारंभ किए थे। इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य नामक पुस्तकों का लेखन किया था। जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने द आर्कटिक होम ऑफ वेदास और गीता रहस्य नामक पुस्तकों का लेखन किया है।
बाल गंगाधर तिलक ने एक महत्वपूर्ण नारा दिए थे, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इन्होंने एक प्रमुख नारा दिए थे कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। इसके बाद है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय का जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था। इनका जन्म पंजाब में 1865 में हुआ था। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी और शेरे पंजाब उपनाम से जाना जाता है। इन्होंने लाहौर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र पीपल का प्रकाशन किया था और इसी के साथ इन्होंने लाहौर से ही पंजाबी नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। ठीक है ना। इन्होंने लाहौर से एक साप्ताहिक समाचार पत्र पीपल का प्रकाशन किया था और इसी के साथ लाहौर से ही इन्होंने पंजाबी नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किया था। लाला लाजपत राय ने निम्नलिखित पुस्तक लिखी। जो लाला लाजपत राय थे इन्होंने निम्नलिखित पुस्तक भी लिखी। अनहैप्पी इंडिया, द पॉलिटिकल फ्यूचर ऑफ इंडिया और इंग्लैंड डेट टू इंडिया, ये सभी पुस्तक लाला लाजपत राय के द्वारा लिखी गई थी। वर्ष 1928 में इन्होंने साइमन कमीशन के विरुद्ध में एक प्रदर्शन में शामिल हुए, जिसके दौरान हुए लाठीचार्ज में यह बुरी तरह से घायल हो गए और अंततः 17 नवंबर 1928 को ही इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। साइमन कमीशन के विरोध में यह 1928 में प्रदर्शन में शामिल हुए थे और इसमें लाठीचार्ज के कारण यह काफ़ी घायल हो गए, जिस कारण इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को हो जाती है। इसके बाद है बिपिन चंद्र पाल। तो बिपिन चंद्र पाल का जन्म 7 नवंबर 1858 को हबीबगंज में हुआ था। इनका जन्म हबीबगंज में हुआ था 1858 को। बिपिन चंद्र पाल एक पत्रकार थे। जो बिपिन चंद्र पाल है यह एक पत्रकार थे। यह स्वराज और स्वदेशी वस्तुओं के लिए भारतीयों के प्रयासों को एकजुट करने के लिए हमेशा अपनी कलम का सहारा लेते थे। बिपिन चंद्र पाल ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था। इन्होंने साप्ताहिक समाचार पत्र न्यू इंडिया का प्रकाशन किया और एनी बेसेंट ने एक दैनिक समाचार पत्र न्यू इंडिया का प्रकाशन किया था। जो बिपिन चंद्र पाल थे इन्होंने न्यू इंडिया का प्रकाशन किया, परंतु वह साप्ताहिक समाचार पत्र था और एनी बेसेंट ने भी न्यू इंडिया का ही प्रकाशन किया था, परंतु वह दैनिक समाचार पत्र था। तो इसके बाद भारत के लोगों में देशभक्ति की भावना फैलना शुरू हो गया। यह अखबार को पढ़ने के बाद जो भारतीय थे इनमें देशभक्ति की भावना फैलना शुरू हो गया। इसके बाद है अरविंद घोष। तो अरविंद घोष का जन्म कोलकाता में 15 अगस्त 1872 में हुआ था। इनका जन्म कोलकाता में हुआ था। जो अरविंद घोष थे यह एक योगी, गुरु, कवि, भारतीय दार्शनिक और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के रूप में उभरे थे। ठीक है ना। जो अरविंद घोष थे यह एक योगी, गुरु, कवि, भारतीय दार्शनिक और एक भारतीय स्वतंत्रता के रूप में आगे आए थे। अरविंद घोष अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन करते थे। ठीक है ना। जो अरविंद घोष है यह अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे जो ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए क्रांतिकारी हिंसा का समर्थन देते थे। अरविंद घोष को गिरफ्तार कर लिया गया और अलीपुर बम कांड में उन पर मुकदमा चलाया गया। इन्हें पहले गिरफ्तार कर लिया गया और जो 1908 में अलीपुर बम कांड हुआ था इनके लिए इन पर मुकदमा चलाया गया। अंततः
थोड़े ही समय बाद यह पता चल गया कि जो अलीपुर बम कांड हुआ था इनमें इनका हाथ नहीं था, तो इन्हें मुक्त कर दिया गया, जिसके बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया। ठीक है, यह सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेते हैं और आध्यात्मिक पथ को चुनने के लिए पांडिचेरी चले गए। ठीक है, यह पांडिचेरी चले जाते हैं। अरविंद घोष ने 1926 में अरविंदो आश्रम की स्थापना पांडिचेरी में किए थे। देख सकते हैं पोस्ट VVI यही प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं कि पांडिचेरी में अरविंदो आश्रम की स्थापना किसने किया था? तो अरविंद घोष ने। द लाइफ डिवाइन, द सिंथेसिस ऑफ योग और सावित्री, इन सभी पुस्तकों का प्रतिपादन अरविंद घोष ने ही किया था। जो द लाइफ डिवाइन है, द सिंथेसिस ऑफ योग और जो सावित्री पुस्तक है, इन सभी का प्रतिपादन अरविंद घोष के द्वारा किया गया था। इसके बाद है बंगाल विभाजन 1905। तो बंगाल विभाजन 1905। 1905 में बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। जो बंगाल का विभाजन हुआ था 1905 में, तो यह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। तो उस समय भारत के वायसराय थे। तो बंगाल को किस प्रकार बांटा गया था? तो बंगाल को दो भागों में बांटा गया। एक को पश्चिमी बंगाल कहा गया और दूसरे को पूर्वी बंगाल कहा गया। जो पश्चिमी बंगाल था इसमें बंगाल, बिहार और उड़ीसा शामिल था। पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल प्लस असम शामिल था। जो पश्चिमी बंगाल है इसमें हिंदू जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था, यानी कि इनमें हिंदू जनसंख्या काफ़ी अधिक थी। और जो पूर्वी बंगाल है इनमें मुस्लिम जनसंख्या बहुल्य क्षेत्र था। ठीक है ना, यानी कि मुस्लिम क्षेत्र था। तो बंगाल को इस प्रकार दो भागों में बांट दिया गया। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन, तो इनके बारे में भी डिटेल से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप ओवरव्यू ले लें। तो स्वदेशी आंदोलन को आधिकारिक तौर पर 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में घोषित किया गया था। स्वदेशी यानी कि अपना देश का, और बहिष्कार आंदोलन यानी कि जो भी बाहर का वस्तु है उनका बहिष्कार करना, इसी को स्वदेशी व बहिष्कार आंदोलन कहा गया। इसी को बंग भंग आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि बंगाल के विभाजन को रद्द किया जाए, इसीलिए बंग भंग आंदोलन चलाया गया था, जिसे हम स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन के नाम से जानते हैं। इसके बाद है मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में आगा खान, ढाका के नवाब सलीम उल्लाह और नवाब मुहसिन उल मुल्क के नेतृत्व में हुआ था। इन सभी के नेतृत्व में मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी, जो कि वर्तमान के बांग्लादेश की राजधानी ढाका में संपन्न हुई थी। इसके बाद है सूरत अधिवेशन 1907। तो 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन गरम दर और नरम दर में हो जाती है। जो कांग्रेस था इसका विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन में गरम दर और नरम दर में हो जाती है। इसके बाद दिल्ली दरबार। तो दिल्ली दरबार क्या था? जॉर्ज पंचम और महारानी मेरी के स्वागत में दिल्ली में एक दरबार को सजाया गया, उसी को दिल्ली दरबार कहा जाता है। तो दिल्ली दरबार में ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किया गया और इसी के साथ कोलकाता की जगह दिल्ली को भारत की नई राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई। ठीक है ना, 1911 में ही कोलकाता की जगह दिल्ली को नई भारत की राजधानी बनाने की अनुमति प्रदान की गई और 1 अप्रैल 1912 को दिल्ली को कोलकाता की जगह भारत की नई राजधानी बना दिया गया। ठीक है ना, कोलकाता की जगह पर 1912 में
दिल्ली को राजधानी बना दिया गया। इसके बाद है गदर पार्टी की स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा किया गया था। इसकी स्थापना भारत के बाहर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1913 में की गई थी, लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा। इसके बाद है कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसमें नरम दर और गरम दर एक साथ मिल जाते हैं। साथ ही में कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाते हैं। जो मुस्लिम लीग थे यह भी इसमें शामिल हो जाते हैं। होम रूल लीग 1916। तो होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और बाल गंगाधर के द्वारा 1916 में किया गया था। मद्रास होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया। वही पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर के द्वारा किया गया था। ठीक है ना। जो होम रूल लीग की स्थापना हुई थी यह 1916 में की गई थी, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। तो जो मद्रास होम रूल लीग है इसकी स्थापना एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। वही पुणे होम रूल लीग की स्थापना बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। तो आज का थ्योरी क्लास ये पे समाप्त होती है। तो चलिए चलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। पहला प्रश्न है, उग्रवादी चरण का समय काल कितना से कितना तक को माना जाता है? ऑप्शन बी 1905 से 1919 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी के नेता नहीं है? ऑप्शन डी दादा भाई नौरोजी, जो कि उदारवादी चरण के नेता है। बाकी ये तीनों उग्रवादी चरण के नेता है। क्वेश्चन नंबर 3, बाल गंगाधर तिलक ने किन समाचार पत्रों का प्रकाशन किया है? ऑप्शन सी यह दोनों यानी कि केसरी और मराठी। क्वेश्चन नंबर 4, पंजाब केसरी उपनाम से किन्हें जाना जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, न्यू इंडिया साप्ताहिक का प्रकाशन किसने किया है? ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल विभाजन कब हुआ था? ऑप्शन बी 1905 में। क्वेश्चन नंबर 7, मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन सी यह दोनों आगा खान और सलीम उल्लाह। क्वेश्चन नंबर 8, दिल्ली को कब भारत की राजधानी बनाया गया? ऑप्शन डी 1912 में। दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा 1911 में की गई थी, परंतु इसे राजधानी 1912 में बनाई गई। क्वेश्चन नंबर 9, गदर पार्टी की स्थापना किनके द्वारा की गई? ऑप्शन सी यह दोनों यानी कि लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना। चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 10, होम रूल लीग की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ऑप्शन सी यह दोनों यानी कि बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।